नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बस अब थोड़ा इंतजार, यानी कि तकरीबन 1 घंटे का इंतजार, उसके बाद कैबिनेट विस्तार मोदी मंत्रिमंडल का होना है। और मंत्रिमंडल विस्तार में 43 मंत्री आज शपथ लेंगे। 10 मंत्रियों का प्रमोशन हो रहा है, 33 मंत्री नए बन रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें मंत्री बनेंगे, मीनाक्षी लेखी को मंत्री बनाया जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल, शांतनु ठाकुर, इन सबको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। नारायण तातू राणे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मंडाविया, ये वो नाम हैं जो कि सामने आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के 43 इसमें नए पुराने दोनों ही लोग शामिल हैं और इन सबको 6 बजे मंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति भवन में दिलाई जाएगी। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। लगातार ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इंतजार अब बस 6 बजे का है जब मंत्री पद की शपथ ली जाएगी। अब मोदी की नई टीम 6 बजे 43 मंत्री शपथ लेंगे एक एक करके। चलिए ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं नई टीम दरअसल कैसे होगी, आप इसको देखें। मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, इनको शामिल किया जा रहा है कि ये मोदी की नई टीम में जगह बनाने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको भी मंत्री बनाया जाएगा। ये वो नाम हैं जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये वो नाम हैं जिनकी चर्चाएं हो रही हैं और लगभग ये नाम फाइनल हो चुके हैं। 1 घंटे से भी कम का वक्त है जब ये सब मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। मीनाक्षी लेखी मंत्री पद की शपथ लेंगी। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से आती हैं, अपना दल एस, इनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस को छोड़ करके आए मध्य प्रदेश के अंदर, और उसके बाद अब उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। अनुराग ठाकुर का प्रमोशन होना है, वित्त राज्य मंत्री हैं, लेकिन अब उनको स्वतंत्र प्रभार या फिर कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। चर्चाएं इस बात की हैं। पशुपति कुमार रामविलास पासवान की एलजेपी से अलग होकर के आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के विवाद है। अजय भट्ट उत्तराखंड के बड़े चेहरे हैं। तो ये वो तमाम नाम हैं जिनके संभावित होने के साथ साथ आप ये मान के चलने के लगभग इस पर मोहर लग चुकी है। और ये सब वो नाम हैं जो कि लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कुल 33 नाम इसमें आपको बता दें कि नए हैं। पुराने नामों को भी अगर आप इसके अंदर जोड़ लें 10 और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको अब प्रमोट भी किया जा सकता है या फिर उसमें विभाग के अंदर कुछ फेरबदल होने की संभावनाएं हैं। तो प्रमोशन के साथ साथ नए चेहरों को तरजीह, और उसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ से ज़्यादातर लोगों को तरजीह मिली। हालांकि उत्तराखंड से एक ही नाम अभी अजय भट्ट का सामने आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर अगर आप नज़र डालेंगे तो तकरीबन 7 की ये संख्या बताई जा रही है। और लगातार तो कैसी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नई टीम, यानी कि आज जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। बस अब 1 घंटे से भी कम का इंतजार है और एक एक करके ये जो पूरी तस्वीर है वो साफ होती है। इसी पर हम बातचीत करते हैं। फिलहाल 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदर सोलंकी हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दीपक शर्मा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सुंदर, मैं आपके पास आता हूँ। सबकी निगाहें इस बात पर हैं और अब तो लगभग हम लोग देख रहे हैं कि जो लिस्ट है वो एक तरीके से फाइनलाइज हो गई है। वो 43 नाम अब चर्चा के अंदर हैं, लेकिन हरियाणा के कोटे से अभी हम लोग जो देख पा रहे हैं किसी को अभी तरजीह दी नहीं गई है। रतनलाल कटारिया का इस्तीफा भी हो चुका है। कैसे इसको देख रहे हैं इस नए मंत्रिमंडल को? और इसके अलावा हरियाणा के कोटे से अभी इसमें अंदर कोई तरजीह मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सुंदर। आयुष, ये हरियाणा के लिए बेहद ही यूं कहिए कि एक निराशाजनक खबर है, क्योंकि इससे ये तय होता है कि किसी राज्य का कितना महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना प्रतिनिधित्व है। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरह से 3 में से 1 मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाता है, तो इसको इसी तरह देखना चाहिए कि हरियाणा की जो राजनीतिक सियासी जो महत्व है दिल्ली में वो कम हो गया है। इस तरह से इसको देखा जा सकता है। जिस तरह से रतनलाल कटारिया की पद की यूं कहिए कि एक बलिदान लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से और समीकरण हैं वो साधने ज़रूरी हैं। चुनावों के मद्देनज़र बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब इस तरह का विस्तार होता है, चाहे वो स्टेट का प्रतिनिधित्व की बात हो, जाति का प्रतिनिधित्व हो, इलाके का प्रतिनिधित्व हो। तो पूरे देश में अगर केंद्रीय कैबिनेट में जिस तरह से जिम्मेदारी जितने लोगों को दी जाती है, इसका मतलब ये है कि वहाँ का महत्व ज़्यादा है। यूपी का हम देख सकते हैं चुनावों का, क्योंकि वहाँ माहौल है, उसी लिहाज से 7 लोगों को जगह दी जाती है। हरियाणा में क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई ऐसी स्थिति, सियासी कोई मजबूरी नहीं है, कोई समीकरण नहीं साधना है,
इसलिए वहाँ समीकरण साधना था, तो इसलिए यहाँ बलि दे लिया। बिल्कुल और ठीक है सुंदर, रतनलाल मैं आपके पास वापस आऊंगा, थोड़ा सा इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं दीपक का भी रुख कर लेता हूं। दीपक, फिलहाल जानकारी क्या है, क्योंकि सुंदर से भी मैं जो सवाल पूछ रहा था या जब वो बात बता रहे थे, बात और सवाल इसी बात का, एक तो मंत्रिमंडल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर फेरबदल हैं, कुछ के प्रमोशन भी हो रहे हैं, ज्यादातर नए चेहरे, 33 की संख्या ये बताई जा रही है, लेकिन हरियाणा के कोटे से रतनलाल कटारिया का इस्तीफा होता है, लेकिन अभी फिलहाल यहां से किसी के नाम की कोई चर्चा नहीं है। क्या जानकारी अभी आपके पास है और क्या हलचल आप देख पा रहे हैं दीपक? जी बिल्कुल, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 2 साल पूरे हो रहे हैं और मोदी मंत्रिमंडल के 2 साल पूरे होने के बाद मोदी के इस मंत्रिमंडल में, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है। उससे कुछ देर के बाद, क्योंकि अब धीरे धीरे जो तमाम जो निमंत्रण है, जिनको तमाम लोग वो अब रवाना हो रहे हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ, क्योंकि 5:30 बजे सबको वहाँ पहुँचना है और 6 बजे शपथ ग्रहण शुरू होगा। अगर हम बात करें चेहरों की, सबसे पहले 12 ऐसे नाम चयन किए गए जिनके इस्तीफे होंगे। उन 12 नामों की जब बात करते हैं तो उनमें एक चेहरा हरियाणा से भी रहा जिसका इस्तीफा लिया गया, रतनलाल कटारिया, जो कि अंबाला से सांसद है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री थे, जिनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री थे, तो उन्हें अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। वो हरियाणा से अंबाला से सांसद थे, तो 12 मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया उनमें रतनलाल कटारिया का नाम था। फिर 43 नाम वो थे जो कि मंत्रिमंडल में या तो जो कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री थे, जो कुछ को जिनको कैबिनेट में ला रहे हैं, इसके अलावा बाकी नए चेहरे 43 ऐसे लोग हैं जो शपथ लेंगे, लेकिन इन 43 में एक भी हरियाणा का नहीं है। हालांकि चर्चाएं जरूर चली कि जब रतनलाल कटारिया का इस्तीफा हो रहा है तो सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल को मौका मिल सकता है। चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह, जो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, उनके नाम को चर्चा थी, लेकिन सुनीता दुग्गल का नाम आगे रहा। लेकिन उसके बाद जब 43 नाम तय किए गए, जो अंतिम मोहर लगी, उनमें हरियाणा से किसी को मौका नहीं मिला। तो आज से कुछ देर के बाद 43 के 43 जो सभी नए चेहरे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी है, जिनमें हम अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ साथ किरण रिजिजू की बात करें, हरदीप सिंह पुरी की बात करें। ये वो लोग हैं जो कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री, अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही और अच्छी परफॉर्मेंस के अनुसार इन्हें अब कैबिनेट में जो है शामिल किया जा रहा है। इनका प्रमोशन करके इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अधिकतर ऐसे चेहरे हैं जो नए होंगे, जिनको मंत्रिमंडल की जो शपथ लेंगे, कुछ राज्य मंत्री और कुछ कैबिनेट मंत्री की। अब से कुछ देर के बाद होगा ये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। जी बिल्कुल सुंदर, एक चीज और थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ इसको हम इतना भर माने कि एक तो आपने कहा कि प्रतिनिधित्व की बात होती है स्टेट की, लेकिन क्या अभी सिर्फ चुनावों को विशेष फोकस किया जा रहा है? इस वजह से भी हम लोगों ने देखा, चूंकि रतनलाल कटारिया के बाद चर्चा इस बात की बहुत ज्यादा जोर शोर से थी कि सुनीता दुग्गल को हो सकता है कि जगह मिल जाए, लेकिन वो जगह भी दिखी नहीं है। क्या चुनावी जो राज्य हैं यहां पर अगले साल चुनाव होने हैं, क्या उनको तरजीह देते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार आप देख पा रहे हैं, इसलिए हरियाणा को जगह नहीं मिली, या इसके पीछे की कुछ और वजह भी आपको समझ में आती हैं? सुंदर, देखिए, एक बड़ी चीज़ ये है कि ज़रूरत बहुत बड़ी चीज़ होती है सियासत में। अब ज़रूरत के लिहाज से, क्योंकि चाहे उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, या पर्टिकुलरली क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा जो मैसेज देता है पूरे देश में, तो यूपी के मद्देनज़र बहुत सारी चीज़ें, इस तरह के बदलाव। और दूसरी बड़ी बात है कि चाहे जेडीयू की बात करें, जिस तरह से बिहार में, और दूसरे सहयोगी दल हैं, अनुप्रिया पटेल, तो इस तरह के बहुत सारे समीकरण होते हैं जो बनाने होते हैं। और अभी भी ऐसी स्थिति ये है, क्योंकि अभी भी जो कुछ 1.5-2 साल बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तीसरा जो कैबिनेट विस्तार होगा, क्योंकि अभी भी कुछ जगह बची हुई हैं, तो चुनावी जब लिहाज से, चुनावी जिस तरह से मौसम बनता है जिस भी स्टेट का, तो उस लिहाज से उसको रखा जाता है। तो वहाँ इस तरजीह को दिया जा सकता है कि जो ये तीसरा पद जो हरियाणा से अब लिया गया है, वो उस जगह, उस वक्त में उस जगह को पूरा किया जाए। लेकिन ये बिल्कुल बात सही है कि ज़रूरत बड़ी चीज़ होती है, और अब चुनावी माहौल जिस तरह से स्टेट्स में है उनको मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि कास्ट जो समीकरण है वो भी बनाया जाता है, वो भी एक मैसेज दिया जाता है सियासत में। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार में इन सारे चीज़ों को, इन सारे समीकरणों को मद्देनज़र रखते हुए इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। और हरियाणा की जहाँ तक बात करें, तो अभी अगर बात करें जो परिदृश्य है सियासी, उसमें कहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। और तीसरा, परफॉर्मेंस की बात भी लगातार आ ही रही है, लेकिन परफॉर्मेंस एक ऐसी स्थिति नहीं है। स्थिति यही थी कि समीकरण को बनाया जाए, जो नए चेहरे हैं उनको सामने लाया जाए। और यहाँ हरियाणा के प्रतिनिधित्व की बात करें तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 10 सीटें, केवल 10 सांसद यहाँ से चुने जाते हैं, छोटा स्टेट है, तो सियासी लिहाज से
3 मंत्रियों का वहाँ होना और तो कई सारे समीकरणों को इधर उधर कर रहा था, तो उन सब को मैनेज करने के लिए एक यहाँ से कम करना मजबूरी हो गई। नहीं, बड़ी तो बात इस सुंदर लिहाज आप से। बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि बैलेंस ही बनाना राजनीति के अंदर यही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वो बैलेंस जब होता है तभी हम लोग देखते हैं कि वो जब ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो उसका इंपैक्ट भी चुनावों के अंदर भी नजर आता है। दीपक, आप इस बार का ये जो पूरा मंत्रिमंडल का जो फेरबदल है या जो नए चेहरों को तरजीह है, क्योंकि सुंदर जो बात कह रहे हैं, क्या उसी को आगे बढ़ाते हुए या उससे इत्तेफाक रखते हुए, क्योंकि जातिगत फैक्टर बहुत काम करता है, एक तो चुनावी राज्य, ऊपर से जातिगत समीकरण, जो चेहरे या जो नाम हम लोग देख पा रहे हैं उसके अंदर ये साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो क्या इन समीकरणों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए इस एक्सपेंशन को आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, चुनावी राज्यों को इसमें तवज्जो दिया गया है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बड़े ऐसे नाम है तो बड़ी संख्या में जो उत्तर प्रदेश से, हम पंजाब की बात करें, हरियाणा में, क्योंकि अगर आप बात करें शायद एक ये कारण भी माना जा सकता है, हालांकि इसके अंदर सबसे बड़ा एक कारण रहा है चुनावी जो आने वाले समय में जहाँ चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले उसकी प्राथमिकता, उसके बाद जातीय समीकरण, और उसके साथ साथ तीसरा एक और रहा है कि वहाँ का उन तमाम जो मंत्री थे उनका वर्क परफॉर्मेंस के अनुसार भी हटाया गया। जिस तरीके से हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग में चाहे अगर हम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की बात करें तो उनसे भी उन्होंने अपना इस्तीफा लिया। उनके साथ साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया, जबकि एक बड़ी चुनौती उनके पास थी 1.5 साल के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को लेकर के शायद कुछ प्रश्न उठे और आखिरकार उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रा, उन्होंने अपने इस्तीफा दिया। इसी तरीके से लघु एवं मध्य उद्योग राज्य मंत्री प्रताप सारंगी, क्योंकि इंडस्ट्री को किस तरीके से आगे लेके जाना है, क्या प्लानिंग है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस काफ़ी अहम रही है इस दौरान। अगर हम बात करें, हम रतनलाल कटारिया की बात कर रहे थे जो हरियाणा से हैं, अम्बाला सांसद हैं, उनके पास भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री थे, वो भी उन्हें देना पड़ा। उनके साथ साथ थावरचंद गहलोत, चलो हालांकि थावरचंद गहलोत को तो अगर बात करें तो उनको राज्यपाल बनाया गया है, तो तमाम लोगों की परफॉर्मेंस भी देखी गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें, लेकिन सबसे बड़ा जो एजेंडा इसके अंदर रहा है वो है चुनावी राज्यों के बाद रहा है जातीय समीकरण, और जातीय समीकरण के बाद तीसरा मुद्दा रहा है परफॉर्मेंस। तो तमाम बातों को देखते हुए जहां 12 चेहरे ऐसे थे जिनसे इस्तीफा लिया गया, तो वहीं 43 ऐसे लोग हैं जो मंत्रिमंडल में या तो राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री जाएंगे या फिर नए मंत्री बनकर के इस मोदी मंत्रिमंडल में आएंगे। तो ये तमाम समीकरण को देखते हुए बाकायदा ये सूची जो है वो तैयार की गई। प्रधानमंत्री ने आज बैठक ली, जब चर्चा करी, तमाम लोगों से अपनी बात रखी कि क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस तरीके का समय रहा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जब इन 43 लोगों से आज चर्चा करी थी तो अपनी बात रखी थी कि किस तरीके से उन्हें 2 साल रहे और आगे क्या एजेंडा है, किस तरीके से आगे चलना है, वो तमाम बातें भी आज प्रधानमंत्री ने रखी। उस दौरान गृह मंत्री उनके साथ बैठे थे, अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह उनके साथ बैठे हुए थे, रक्षा मंत्री, तमाम मंत्री उनके साथ थे। उन्होंने तमाम सांसदों से जो नए चेहरे बनकर के आ रहे हैं मंत्रालय में, उनसे भी बात करी, उन्हें अपना मैसेज दिया। इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, हम जिस तरीके अनुराग ठाकुर की बात कर रहे थे, हरदीप पुरी की बात कर रहे थे, हम किरण रिजिजू की बात कर रहे थे जो कैबिनेट में जा रहे हैं, तमाम लोगों से अपनी बात, एक अपना संदेश भी दिया। तो चुनावी राज्य भी ध्यान रखा गया है, जातीय बिल्कुल। लेकिन दीपक, इसमें एक चीज और क्या जोड़ी जा सकती है, क्योंकि चाहे आप अनुराग ठाकुर का जिक्र करें, किरण रिजिजू का जिक्र करें, या फिर उसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि फेरबदल के अंदर जिनको प्रमोट किया जा रहा है, युवाओं को भी कहीं ना कहीं फोकस करने की इसके अंदर कवायद साफ तौर पे नजर आ रही है। इसको भी कहीं ना कहीं बहुत ध्यान में रखा गया है, भले ही चुनावी राज्य हों लेकिन युवाओं के ऊपर भी फोकस है। क्या ये नजर आ रहा है दीपक आपको? जी बिल्कुल, युवा चेहरों को तरजीह दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब 43 नाम आज हम देखते हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात करें, हम मीनाक्षी लेखी की बात करते हैं, हम जो तमाम जो 43 लोग हैं, इनमें अधिकतर नाम हैं जो युवा चेहरे हैं, जिनकी बतौर सांसद उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर बात करें, या फिर क्योंकि वो भाजपा के सांसद है तो पार्टी की भी किस तरीके से सहयोग रहा, या फिर जो दूसरे दलों के भी है, चाहे हम जेडीयू की बात करें जो सहयोगी हैं, उनके भी जो सांसद है किस तरीके से उनकी वर्ग परफॉर्मेंस रही। लेकिन युवाओं को ज़्यादा तवज्जो जरूर इस बार इन 43 चेहरों में अधिकतर ऐसे हैं जो कि युवा हैं। यही कारण है कि युवाओं को तवज्जो दी गई है। हम बात कर रहे थे कि कुछ सांसदों का, कुछ ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनके इस्तीफे लिए गए, उनका वर्क परफॉर्मेंस भी देखा गया है, कुछ क्षेत्रीय लोग भी देखे गए, लेकिन इसके साथ साथ उनके उम्र भी, तमाम बातों को ध्यान में रखा गया है।
बड़ी संख्या में ऐसे नाम हैं जो कि तमाम युवा चाह रहे हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस है, चाहे वो अपने सांसद कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने किस तरीके से बेहतर अपने लोकसभा को लेकर के या फिर पार्टी को लेकर के काम करा, उन लोगों को और आगे कैसे अब सरकार में शामिल करके कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये तमाम प्रयास जरूर यहाँ पर किए गए हैं। सुंदर, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक तो चुनाव नहीं है, दूसरा चुनावी राज्य अभी हरियाणा है नहीं, इसलिए जातिगत फैक्टर को भी साधना कोई बहुत प्रायोरिटी या प्राथमिकता नजर नहीं आती है। लेकिन एक परफॉर्मेंस वाला जो एक हम लोग पैरामीटर्स देख रहे हैं, अगर हम रतनलाल कटारिया को देखें तो क्या परफॉर्मेंस वाला जो क्राइटेरिया आपको लग रहा है कि कहीं वो भी एक कारण हो सकता है कि उनसे इस्तीफा लिया गया हो, या इसके पीछे की कुछ और वजह भी आप देख पा रहे हैं? सुंदर, देखो आयुष, परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, ये क्राइटेरिया इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि राव इंद्रजीत के महकमे की बात करें, कृष्णपाल गुर्जर के महकमे की बात करें, या दूसरे और मंत्री जिनको हटाया गया है, 12 नाम हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो बने हुए हैं मंत्रिमंडल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा या बहुत अनोखा कुछ कर दिया, तो ऐसी स्थिति नहीं है। परफॉर्मेंस वाला विषय तकरीबन डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं, केवल परफॉर्मेंस को ही आधार बनाया जाए, ये वो आधार है, ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को आती है। सियासत में सबसे बड़ी चीज़ समीकरण होते हैं जो सियासी मजबूती देते हों, वो चाहे जातीय आधार पर हो या क्षेत्र के आधार पर हो या फिर स्टेट के आधार पर। सुंदर, मैं आपको जरा सा रोक रहा हूं, इस बीच कुछ तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हैं, वो भी दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और अब आप देखें उनके इर्द गिर्द जो नए चेहरे हैं जिनको अभी शपथ लेनी है, धीरे धीरे सबके पहुंचने का सिलसिला जारी हो रही है। तस्वीरें आती रहेंगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुंदर, बात आपकी अधूरी थी। तो जिस तरह से बात करें, परफॉर्मेंस की जिस तरह से बात हो, तो ऐसा नहीं है कि, और अगर हम मंत्रियों की बात करें कि उन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर वो बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं है। जातीय आधार होता है और जिस तरह का जो मैसेज देना होता है, चाहे वो संगठन में मैसेज देना है, चाहे पार्टी में मैसेज देना है, स्टेट की पॉलिटिक्स में मैसेज देना है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको मद्देनज़र ही ये फैसले किए जाते हैं। और रही बात रतनलाल कटारिया की, जिस तरह से ये जो आपने बात कही पिछली बार कि यूथ एक बड़ा फैक्टर है। अब यूथ को आगे लाना, क्योंकि चाहे वो वोटर के तौर पे देख लें, उसे रिझाने की बात हो, दूसरा एक सेकंड लीडरशिप जो तैयार करनी होती है, एक मैसेज जो देना होता है कि जो दूसरी लीडरशिप है उसको आगे लाया जाए, उसमें ऊर्जा है, वो ज़्यादा मेहनत कर सकती है, ज़्यादा काम कर सकती है पार्टी के लिए, सरकार के लिए, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा महत्व रखती हैं, यूथ वाला जो फैक्टर है। रतनलाल कटारिया की बात अगर करें तो केवल परफॉर्मेंस के आधार की स्थिति नहीं बनती है, तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बनती है वो यही बनती है कि अभी जितने भी, चाहे वो सहयोगी दलों की बात करें, चाहे वो स्टेट्स की बात करें जिनमें चुनाव हैं, या फिर जातीय समीकरण की बात करें, वहाँ मैसेज देना ज़्यादा ज़रूरी था, बजाय ये कि हरियाणा में 10 में से 3 को मंत्री बनाना। तो ये ऐसी स्थिति, जो तीसरी जो ये सीट जिसकी आज बलि ली जा रही है, उसको वो आगे तीसरे जो विस्तार होगा अभी, क्योंकि कुछ जगह बची रहेंगी, तो जो तीसरे विस्तार के लिए होंगी, और उसमें और चुनाव भी इस दौरान हरियाणा और कुछ स्टेट में आ जाएगा, तो उस हिसाब से तो महत्वपूर्ण होता है सियासत में। नहीं, बिल्कुल सुंदर, मतलब अब ये इंतजार हम लोग ये भी कर सकते हैं कि चुनाव आते आते हो सकता है कि कुछ और नए परिवर्तन भी देखने को मिले, और ये जो तीसरा जिनका अभी हम लोग आप या बार बार जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है कि वो एडजस्टमेंट अब उसके अंदर भी देखने को मिले। दीपक, क्योंकि ये बात सुंदर भी बार बार कह रहे हैं, और इस चीज को थोड़ा सा और आगे विस्तार देते हुए थोड़ा सा इस बात को और समझाएं, अगर हरियाणा के साथ इसको जोड़ें तो भले ही अभी ये लग रहा रतनलाल कटारिया ने इस्तीफा दे दिया, हरियाणा से अभी किसी का नाम शामिल नहीं हुआ, सुनीता दुग्गल के नाम की चर्चा थी लेकिन उनको भी शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट अभी फौरी तौर पर नहीं पड़ने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि यूपी हो या उत्तराखंड हो या वो राज्य जहां पर आप किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन के साथ में, उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने की या उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है कि एक बैलेंस बना रहे। इस वजह से भी हमने देखा कि अभी एक इस्तीफा जो है हरियाणा के अंदर से होकर के बाकी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश है, क्योंकि यहां पर अभी इस तरीके की कोई परिस्थिति नहीं हरियाणा के अंदर। क्या इसको इस तरीके से देखेंगे दीपक? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं काफ़ी इसके मायने हैं इस बात के, क्योंकि जब ज़रूरत इलेक्शन तमाम बातें कहीं ना कहीं हर बात को तवज्जो दिया जाता है, तब हम बात कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के नज़दीक है पंजाब के अंदर आने वाले समय में चुनाव है, और जब आज ये चर्चाएं चली पिछले 2 दिनों से कि हरियाणा से चेहरे आ सकते हैं, और जब धीरे धीरे
ये नाम सामने आया कि अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया का इस्तीफा हो सकता है, हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके साथ साथ एक नाम उठा था सिरसा से सुनीता दुग्गल का। उनका नाम उठने का कारण भी यही था, एक तो जातीय समीकरण उसके अंदर अहम था और दूसरा वो सिरसा जो है वो पंजाब को छूता इलाका है, पंजाब के साथ टच है बिल्कुल वो जिला जो है। सिरसा लोकसभा के साथ पंजाब जुड़ा हुआ और आने वाले समय में पंजाब है कि चुनाव, और जब पंजाब के चुनाव होंगे तो हरियाणा के नेताओं की बड़ी भागीदारी जरूर रहती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो ये तमाम बातें थी, इसलिए सुनीता दुग्गल के नाम का भी सोचा जा रहा था, जिसमें जातीय समीकरण की बात भी थी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें नजदीकी चुनावी राज्य, लेकिन हरियाणा में क्योंकि अभी आने वाले समय में ऐसी कुछ परिस्थितियां नहीं है, शायद यही कारण है कि आखिरकार सुनीता दुग्गल जिसके नाम को लेकर के चर्चाएं थी, अंत समय तक वो नाम उन 43 लोगों में शामिल नहीं हो सका जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि सरकार में या तो पहले से हैं तो राज्य मंत्री के तौर पर है और अब कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, या फिर नए चेहरे। उन 43 लोगों में नहीं आ सका सुनीता दुग्गल का नाम। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम रोल जरूर रहता है। वर्क परफॉर्मेंस तो है ही है, कुछ मायने तक है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनावी राज्य जरूर देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कई नाम सामने आए हैं। इसी तरीके से हम बात करें, तमाम राज्यों को यहाँ पर जरूर तवज्जो दी गई है कि किस तरीके से कहाँ बेहतर विकल्प, कौन बेहतर हो सकता है पार्टी की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए, और खास साथ साथ उसका वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, युवा चेहरा हो। ये तमाम बातें यहाँ पर जरूर देखी गई हैं। जी बिल्कुल। लेकिन दीपक, क्या इसको हम इस तरीके से मान के चलें कि अभी हरियाणा के अंदर कम से कम इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, या हरियाणा के लिए अभी इसको हम ये मान के चले कि यहाँ पर इसका कोई असर नहीं है, इसलिए अगर इस्तीफा रतनलाल कटारिया का हो भी रहा है, कोई नया नाम इसके अंदर शामिल नहीं भी हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई चिंता की बात राजनीतिक लिहाज से कम भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रही है। और इस वजह से भी अभी हो सकता है होल्ड भी इसको रखा गया है, क्योंकि सुंदर भी इसी बात को कह रहे थे कि जब चुनावों में हम लोग जाएंगे या चुनाव वाला वर्ष जब आएगा तो हो सकता है कि कुछ जो जगह खाली हो वहां पर ये एक्सपेंशन हमको देखने को मिल जाए। क्या इस तरीके की परिस्थितियां बनती हुई भविष्य में आपको नजर आएंगी, या ये इसका इंपैक्ट अभी फिलहाल हरियाणा पे कोई पड़ने वाला नहीं है? जिस तरह से ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है इसका ना, कि हरियाणा से अगर एक मंत्री हटाया जाता है तो उसका कोई हरियाणा की राजनीति पे, जो पहले ही मैंने बात कही कि सियासत में ज़रूरत और महत्व ये दो बड़ी चीज़ें होती हैं। अब ज़रूरत, क्योंकि किसी भी लिहाज में हरियाणा में अगर हम तीसरे व्यक्ति का स्थान सुनीता दुग्गल का जिस तरह से नाम चल रहा था, और ये बात बिल्कुल सही है कि सिरसा वाली बेल्ट पंजाब से लगती हुई है, वहाँ एक अच्छा संदेश जा सकता था, इस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन अगर पंजाब की स्थिति की बात करें तो वहाँ जो बीजेपी है अब इतने यूँ कहिए कितनी गंभीर जो लड़ाई है उसको वो लेकर नहीं चल रही है। खासकर यूपी पर बड़ा जोर है बीजेपी, क्योंकि यूपी एक बड़ा मैसेज देता है पूरे देश में। यूपी की जीत महत्व रखती है, तो ज़रूरत की बात है, महत्व की बात है। तो हरियाणा का अभी 10 सांसद वहाँ से आते हैं, 10 के 10 सांसद बीजेपी के हैं, तो ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है कि किसी गठबंधन को आपको उनको संतुष्ट करना है या सेटिस्फाई करना। बिल्कुल, लेकिन सुंदर अब वक्त की जरूरत भी है, और जिस बात को आप बार बार कह रहे हैं इसी का रिफ्लेक्शन भी हम लोग देख पा रहे हैं। और अब ये जो नए मंत्री हैं वो सब अब शपथ लेंगे, थोड़ा इंतजार बस बाकी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल सुंदर हमारे साथ जोड़ने के लिए। दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बस अब आधे घंटे का इंतजार, उसके बाद ये जो 43 नाम है ये सब शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन वापस आते हैं।